दोस्तों, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का पेपर सोल्व कराऊंगा। ये पेपर मैंने अपने हाथ से रेडी किया है। ऐसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जो कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और आपको टाइम 3 घंटे का दिया हुआ होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको पेपर देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए आज की हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपको 16 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 16 प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अंतिम वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि हमारी फाइनल जो गुड्स होती है उनका उपभोग किन के द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट है उपभोक्ता द्वारा, दूसरा है उत्पादकों द्वारा, तीसरा है सरकार द्वारा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इनका आंसर आपको बताना है। तो बहुत से बच्चे 50% बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अंतिम वस्तुओं का प्रयोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। उत्पादक भी वो अपने लिए भी उस वस्तु को बना रहे हैं और आप खुद भी उसका उपभोग कर सकते हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा, तो ये आपको ध्यान रखनी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मांग जमाओं का वह प्रतिशत जो वाणिज्यिक बैंकों को अपनी तरल संपत्तियों के रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है। तो जो वाणिज्यिक बैंक है वो क्या रखते हैं अपने पास? CRR। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा CRR। थर्ड क्वेश्चन है, मांग जमाएं इक्वल्स टू प्राथमिक जमाएं प्लस गौण जमाएं। गौण जमाओं को हम सेकेंडरी डिमांड भी कहते हैं, वो सेकंड डिपॉजिट भी कहते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। तो यहाँ पर गौण जमाएं आएंगे। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। गौण जमाएं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो आपको पता है 1951 से योजनाओं की शुरुआत हुई थी। तो वहाँ से आप ऐसे काउंटिंग कर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए 2017 तक 12वीं योजना समाप्त हो गई थी। तो 2017 तक की है। अब फिलहाल में 13वीं योजना चल रही है। तो इसका आंसर बी है, यानी कि अंतिम योजना इसमें पूछी गई है। तो बी इसका सही आंसर है। तो 5 क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जब स्वतंत्र हमारी देश आज़ाद हो रहा था तो उस टाइम पे हमारी अर्थव्यवस्था की क्या मतलब अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन था, या मतलब कैसी थी अर्थव्यवस्था? विकसित थी, अविकसित थी, गतिहीन थी, या दोनों ए और बी, ए और सी, यानी कि विकसित थी, अविकसित थी, गतिहीन थी और दोनों ए या सी? यहाँ पर बी और सी आएगा, बी और सी, यानी कि अविकसित भी थी और गतिहीन भी थी। विकसित तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पर अविकसित और गतिहीन दोनों ही आएगा, यानी कि बी और सी। 6 क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 24 जुलाई 1991 से हुई थी। क्या यह सत्य है? तो हाँ, सत्य है, क्योंकि जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी वो 1991 में आई थी, जिसे हम LPG भी कहते हैं। तो ये सही है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, बागवानी किसे कहते हैं? तो देखिए, जो बागवानी शब्द आया है वो बाग से आया है, यानी कि बगीचे। तो जो हम फल सब्जियां बाग के रूप में बाग में लगाते हैं और मतलब वैसी फार्मिंग करते हैं हम, तो उसे बागवानी कहते हैं। फल सब्जियां लगाते हैं, उस फल सब्जियों की फार्मिंग को बागवानी कहते हैं। 8 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय NNPFC इक्वल्स टू घरेलू आय प्लस में क्या होगा? विदेशों से प्राप्त आय, यानी कि राष्ट्रीय आय हमारी तभी निकलती है जब घरेलू आय में विदेश से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाए। 9 क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण 2015 की एक मुख्य घटना थी। क्या यह सत्य है या असत्य? तो ये असत्य है। क्यों? क्योंकि जो हमारी नोटबंदी हुई थी वो 2016 में हुई थी, 2015 में नहीं। तो ये असत्य है। अब 10 क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपको एक अभिकथन और एक तर्क दे रखा है। तो आपको बताना है कि क्या ये दोनों सही है या दोनों गलत है, या फिर एक सही है एक गलत है, ये बताना आपको। हस्तांतरण आय राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं होती। तो क्या ये सही है? बिल्कुल है, क्योंकि जो हस्तांतरण आय होती है
जो हमें मतलब बिना अपने श्रम बल के मिलती है, बिना अपनी सेवाओं का मतलब बिना अपनी सेवाएं देने बिना अपनी सेवाओं के मिलती है, यानी कि हम किसी को सेवाएं नहीं देते, इसके बदले में हमें फ्री में ही मिलती है। जैसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल जाती है, वृद्धावस्था पेंशन मिल जाती है, और भी कई चीज़ें जैसे पुरस्कार मिल जाता है, आपको कोई ट्रॉफी मिल जाती है, तो वो हस्तांतरण आय होती है। इसमें राष्ट्रीय आय में ये शामिल नहीं की जाती। अब तर्क देखिए, अभिकथन तो हमारा सही है, चलो टिक लगा लेते हैं हम। तर्क देखिए, हस्तांतरण आय कारक सेवाओं को अर्पित करने के लिए पुरस्कार के रूप में अर्जित नहीं की जाती है, यानी कि हस्तांतरण आय ये पुरस्कार के रूप में मिलती है, और इसमें मतलब ये अर्जित नहीं की जाती, ये कमाई नहीं जाती। तो ये दोनों टिक सही है। अब नीचे जो आंसर विकल्प दे रखे हैं उनके आधार पर आपको बताना है कि अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही है, तथा तर्क आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आंसर ये ए है इसका। अब 11 देखिए, एलपीजी का पूर्ण विस्तार लिखिए। जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी एलपीजी, उसका पूर्ण विस्तार लिखना है आपको। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। भारत में सिक्कों को एक मुद्रा के रूप में कौन जारी करता है? जो आपको पता है कि नोट हमारे आरबीआई जारी करता है, लेकिन जो सिक्के होते हैं हमारे उनको कौन जारी करता है? तो उनको वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपये का नोट और जितने भी सिक्के होते हैं उनको वित्त मंत्रालय जारी करता है। 13 क्वेश्चन देखिए, वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है कहलाती है, यानी कि मानवीय आवश्यकताओं को कौन पूरी करती है? वो होती है उपभोक्ताएं, वस्तुएं। 14 क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये 1956 में पारित किया गया था, जब औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति यानी कि एलक्यूपी पारित किया गया था। उससे बदल के 1991 में एलपीजी कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया था। अब 15 क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था में ₹100 करोड़ की पारंपरिक जमाओं के कारण ₹1000 करोड़ की कुल जमाओं का सर्जन होता है। अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, अब नीचे जो विकल्प दे रखे हैं उसके आधार पर आपको इसका आंसर बताना है। उपरोक्त स्थिति के अंतर्गत आरक्षित आवश्यकताओं का मूल्य होगा 0.01, 0.01, 0.05। तो ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या बता रखा है, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की जमा हुई है और 1000 करोड़ की कुल जमाओं का सर्जन होता है, यानी कि किसी ने 100 करोड़ तो जमा किए हैं, लेकिन उन जो उसके पैसों का जो सर्जन होता है वो 1000 करोड़ के रुपए में होता है। तो 1000 बटे में आप 100 कर देंगे, 100 बटे में आपको 1000 करने हैं। तो ये जो आंसर निकलेगा वो 0.01 निकलेगा। आप जो पहली वैल्यू है उसे ऊपर रख दीजिए ऐसे क्वेश्चन में, और जो दूसरी वैल्यू है उसे नीचे रख दीजिए, तो ऐसे ही आंसर सोल्व होगा। तो इसका आंसर आएगा 0.01। इसका आंसर है 0.1, 0.01 नहीं है, 0.1 है। तो ये देख लेना आपको, और ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन बी पे आते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। तो देखिए, विपरीत रेपो दर क्या है? विपरीत रेपो दर आपको पता है कि जो आरबीआई है वो वाणिज्य बैंकों को किस आधार पर लोन देता है, उसे हम रेपो दर कहते हैं। लेकिन वाणिज्य बैंकों से जिस आधार पर वो वापस पैसे प्राप्त करता है, वापस वो दिया हुआ ऋण प्राप्त करता है, उसे विपरीत रेपो दर कहते हैं। अब देखिए, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और कारक की कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? देखिए, जो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसमें एनआईटी शामिल होता है, तो उसमें एनआईटी शामिल होता है। लेकिन अगर हम एनआईटी को बाजार कीमत से माइनस कर दें तो हमें कारक कीमत प्राप्त हो जाएगी। जैसे आपने कोई मतलब बर्गर या कोई पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, किसी जोमेटो से आपने ऑर्डर किया है,
मान लीजिए उस पिज्जे की कीमत है 180 रुपये, लेकिन वो आपको 260 रुपये में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 80 रुपये उस पर टैक्स लग गए हैं, और वो टैक्स है NIT, उस टैक्स को हम NIT कहते हैं। तो वो उस NIT को अगर हम माइनस करेंगे तब वो राष्ट्रीय आय में गणना होगी, और तब वो हमें कारक कीमत प्राप्त होगी, वरना तब तक हमें बाजार कीमत पर ही वो सामान रहेगा। तो ऐसे हम NIT को माइनस करते हैं, तब हमें कारक कीमत प्राप्त होती है। अब देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए एक सकारात्मक योगदान का उल्लेख कीजिए। जो ये क्वेश्चन है ये थोड़े से गलत हो गए हैं। ऊपर जो मैंने 16 क्वेश्चन बताए थे एक मार्क्स से, वो मैंने 15 कर दिए। मैंने 16 वाला लिखना मैं भूल गया, इसलिए कोई नहीं, आप देख लेना। आगे हम एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, वैसे ही क्वेश्चन आप उन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए एक सकारात्मक योगदान का उल्लेख कीजिए। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने कितना अत्याचार किया है भारत पर, तो हमें कोई एक ऐसी चीज़ बतानी है जो हमारे फ़ायदे के लिए उन्होंने की है, यानी कि भारतवासियों का उसमें फ़ायदा हुआ है। तो देखिए, बात करें 1953 की, तो अंग्रेज़ों ने एक रेलवे लाइन्स की शुरुआत की थी, जो कि अभी तक हमारे इंडिया में चल रही है और बहुत अच्छी प्रगति कर रही है रेलवे लाइन्स। तो ये एक सकारात्मक उनका कदम था, सकारात्मक कदम था ये, कि उन्होंने रेलवे लाइंस को भारत में स्थापित किया। तो ये आप लिख सकते हैं। और अगर आपके ख्याल में और कोई आ रहा हो आंसर कि और कुछ भी उन्होंने किया है सकारात्मक, तो वो चीज़ आप लिख सकते हैं जिससे देशवासियों का फायदा हुआ हो। अब देखिए, मानव पूंजी को परिभाषित कीजिए। मानव पूंजी क्या होती है? देखिए, मानव के जो संसाधन होते हैं, यानी कि मानव श्रम के जो संसाधन होते हैं, उन्हें मानव पूंजी कहते हैं। ये ग्रामीण विकास से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो ग्रामीण के जो लोग होते हैं उनके लिए उनकी पूंजी क्या है? उनकी खेती उनके लिए उनकी पूंजी है, उनका श्रम उनके लिए उनकी पूंजी है, और उनकी जो सहभागिता है वो उनकी पूंजी है। तो मानव पूंजी के विभिन्न कारक हो सकते हैं। अब देखिए आगे, ये किसका क्वेश्चन है? राष्ट्रीय आय के आकलन की कितनी विधियां हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, आपको पता है राष्ट्रीय आय की आकलन की 3 विधियां हैं, तो तीनों के आपके नाम लिख देने हैं और थोड़ा थोड़ा बता भी देना है कि इससे कैसे निकलता है और इससे कैसे निकलता है। जैसे आय विधि से हम पूरे देश की आय को टोटल करके निकालते हैं, और से वैल्यू एडिड मेथड से हम पूरे वर्ष के उत्पादन को स्थिर कीमत पर उत्पादन को निकालते हैं। और तीसरा है एक्सपेंडिचर, जिसे हम व्यय विधि कहते हैं। तो पूरे देश का जितना भी वर्ष भर खर्चा होता है, जिसको जितनी सैलरियाँ दी जाती है, उनको निकालते हैं। तो ऐसे आप बता सकते हैं। और 22 क्वेश्चन देखिए, स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। स्टॉक होता है वो स्थिर रहता है, लेकिन प्रवाह मतलब चलता रहता है पूरे वर्ष। मान लीजिए, आप एक एग्जाम्पल से समझिए, आपके पास 1000 रुपये का नोट है, वो 1 महीने से आपके पास रखा है, तो वो स्टॉक होगा। अगर उस 1000 रुपये को आप रोज खर्च करते हैं, मतलब 1000 से आपके पास 700 बच गए, 700 से फिर 400 बच गए, ऐसे 200 बच गए, ऐसे मतलब खत्म होते जा रहे हैं पैसे, तो वो प्रवाह है, यानी कि मनी का प्रवाह हो रहा है। लेकिन अगर स्टॉक है, स्थिर है, एक जगह रखी हुई है, स्टॉक का मतलब है एक जगह एक बिंदु पर रहना, स्टॉक रहना। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब 23 देखिए, हरित क्रांति के बाद भारतीय कृषि में क्या क्या परिवर्तन आए, संक्षेप में बताइए। आपको पता है 1967 यानी कि 1970 के दशक में हरित क्रांति आई थी। तो ये इसलिए लाई गई थी कि जो हमारी कृषि है, हमारी जो गतिहीन कृषि है, उसको एक नई गति दी जा सके। तो इसका जो प्रभाव था वो बहुत से राज्यों पर पड़ा है, यानी कि पंजाब और हरियाणा पर इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, उत्तर के राज्यों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। लेकिन जो नीचे के राज्य थे, जैसे दक्षिण के राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, इनमें कम प्रभाव इसका पड़ा है। तो आप ये इनके बता सकते हैं कि कृषि में क्या क्या परिवर्तन आया है, कि अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करने लगा है, उसके बाद किसानों को फायदा हुआ है। और भी आप कई पॉइंट बता सकते हैं, जैसे सिंचाई व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया है, थ्रेसर मशीनों का प्रयोग किया गया है, और भी चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं। आप देखिए 24 क्वेश्चन, 1991 के किन्हीं 2 आवश्यक सुधारों की चर्चा कीजिए। यानी कि 1991 में क्या सुधार किए गए थे, उनकी चर्चा कीजिए। एक तो ये कि जो तीनों सुधार आप लिख सकते हैं LPG, यानी कि तीनों के ऊपर। एक तो ये कि जितने भी उद्योग धंधे थे उनका निजीकरण कर दिया गया, क्योंकि पहले हमारी GDP बहुत डाउन थी, लेकिन जैसे उनका निजीकरण किया गया तो GDP एकदम पीक लेवल पे जाने लगी। अर्थात
कि जो उद्योग धंधे थे वो सब समाजवादी यानी कि समाज के उसमें मतलब सरकार के हाथों में थे, जिसे हम समाजवादी कहते हैं, लेकिन उन्हें पूंजीवादी आदों को पूंजीवादी कर दिया गया। आप भी देखते हैं अभी भी कि सिर्फ 3 चीज़ों को छोड़कर सब चीज़ें प्राइवेट हैं। यानी कि 3 चीज़ें कौन कौन सी है? एक तो डिफेंस, और दूसरी एटॉमिक एनर्जी, तीसरा है रेलवे लाइंस। तो इन तीन चीज़ों को छोड़कर सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया। और मतलब इन तीन चीज़ों को छोड़कर सब कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है, लेकिन ये 3 चीज़ें सरकारी है। और दूसरी ये भी हो सकते हैं कि हमारे जो व्यापार धंधे हैं वो उनके लिए मतलब विदेश की नीति खोल दी गई, यानी कि विदेश में भी हमारे व्यापार होंगे, उन्हें उसे वैश्वीकरण कहा गया। तो 2-3 उपाय आप लिख सकते हैं। और अब नेक्स्ट जो सी पार्ट है हमारा, उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 से 80 शब्दों में देने हैं आपको, और 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 10 से 12 लाइन भरनी है। और 7 क्वेश्चन है इसमें, तो 28 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। अब देखिए 25 क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की कौन सी भूमिका अंतिम ऋणदाता कहलाती है? हमारी जो RBI है उसकी कौन सी भूमिका है जो अंतिम ऋणदाता कहलाती है? देखिए, मान लीजिए आप कोई कॉमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो अपने साथी बैंकों से मांगेगा। तो साथी बैंकों की जो अपनी उसकी ब्रांच है सबसे बड़ी, उस ब्रांच से वो मांगेगा पैसे, और उस ब्रांच के पास भी नहीं होंगे तो उसके पास एक ही ऑप्शन होगा, लास्ट ऑप्शन, कि वो RBI के पास जाए। तो ऐसे जो लास्ट ऑप्शन होता है वो RBI होता है। तो ये अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है, इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों से बाजार कीमत तथा कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए। देखिए, जो बाजार कीमत पर हमें ज्ञात करना है हमें, तो इसमें NIT शामिल होगी, लेकिन अगर हमें उस पर कारक लागत पर ज्ञात करना है तो हमें -NIT करना होगा। तो पहले आप ये देख लीजिए कि जो दे रखे हैं उनको प्लस कर दीजिए, सिर्फ इसको NIT को छोड़कर सबको प्लस कर देंगे आप, तो बाजार कीमत वो निकल जाएगी। लेकिन विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये नेशनल इनकम में काउंट होती है, घरेलू आय में नहीं। तो ऊपर हमें बाजार कीमत पर घरेलू आय निकालने के लिए कहा गया है। और सबको आप काउंट कर सकते हैं, प्लस कर दीजिए, बस इन दोनों को छोड़कर सबको प्लस कर देंगे आप, तो आंसर इसका आ जाएगा। फिर आप बाजार कीमत पर आप निकाल लेंगे तो माइनस NIT कर दीजिए, फिर आपकी कारक आय निकल जाएगी। तो ये अगर आपके क्वेश्चन आपने नहीं आता तो मैंने वीडियो बना रखी है, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी तीनों की, और भी जो इसमें मेथड दे रखे हैं वो सब आप कर लेना। अब 27 क्वेश्चन देखिए, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के साधन के रूप में आप तकनीक पर कहाँ तक भरोसा करेंगे? यानी कि आप जानते हैं कि अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कृषि में भी सारे काम मशीनों से होने लग गए हैं। किसानों को अब मतलब वैसे फ़ायदा होने लग गया है, लेकिन उससे हमें नुकसान भी है, क्योंकि पहले जितनी श्रम सहभागिता कृषि में होती थी उतनी अब नहीं होती है, और फसलों का उस तरीके से उत्पादन नहीं होता है, नेचुरल तरीके से नहीं होता है, क्योंकि अब नए नए रासायनिक खाद आने लग गए हैं, केमिकल खाद आने लग गए हैं, जिनसे हमारी सेहत को भी नुकसान है। तो इसमें ये बताया गया कि तकनीक पर आप कहाँ तक भरोसा करेंगे? नहीं कर सकते आप ज़्यादा दिन तक। क्यों? क्योंकि इससे आपकी सेहत पर भी असर पड़ता है, क्योंकि जो आप नेचुरल चीज़ें खाते हैं वो आपकी सेहत को तंदुरुस्त रखती है, लेकिन जो आप केमिकल वाली चीज़ें खाते हैं, मिलावट वाली, उससे आपकी सेहत को नुकसान होता है, और मशीनों से ये जो सारा काम काज होता है उससे आपको नुकसान है। तो आप इस पर अपने एक्सप्लेन विचार लिख सकते हैं। आगे देखिए, मौसमी रोजगार एवं अमौसमी रोजगार में क्या अंतर है? अथवा में दे रखा है बेरोजगारी के दिन प्रतिदिन बढ़ने के क्या कारण है? तो दोनों में आप एक कर सकते हैं, दोनों ही एक चैप्टर से लिए गए हैं क्वेश्चन है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। देखिए, मौसमी रोजगार वो होते हैं जो मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे एक आइसक्रीम बेचने वाला सर्दी में आइसक्रीम नहीं बेच सकता, वो गर्मियों में ही बेच सकते हैं, तो वो मौसमी रोजगार हुआ उसके लिए। एक गन्ने का जूस वाला भी ऐसे ही, उसके लिए मौसमी रोजगार हुआ। अमौसमी रोजगार जो मतलब एक लेबर है जो एक किसी फैक्ट्री में काम करता है, और वो फैक्ट्री गेहूं को आटा मिल में मतलब आटे में बदलती है, तो उस फैक्ट्री में अगर वो काम करता है तो वो पूरे वर्ष भर काम करता रहेगा, उसके लिए वो मौसमी रोजगार नहीं है।
तो इसके आप एग्जाम्पल देखकर आंसर लिखना। और बेरोजगारी के दिन प्रतिदिन कारण आप लिख सकते हैं कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, सबसे मेन कारण है जनसंख्या, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। और आप लिख सकते हैं कि अशिक्षित लोग हैं, लोगों को शिक्षा कम है, साक्षरता दर हमारी कम है। और आप लिख सकते हैं कि हर व्यक्तियों का नौकरी के प्रति रुझान है, इसलिए कोई बिजनेस कर नहीं पाता, सब नौकरी लेने वाले हैं लेकिन देने वाला कोई नहीं है। और 4-5 पॉइंट आप और भी लिख सकते हैं इसमें। अब देखिए 29, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते आप पूंजीगत वस्तुओं तथा पूंजी स्टॉक में कैसे भेद करेंगे। यानी कि देखिए पूंजीगत वस्तुएं वो होती हैं जो कि उत्पादन में सहायक होती है। यानी कि जो एक फैक्ट्री में लगी हुई आटे मिल की मशीन वहाँ से आटा बनाती है, तो ब्रेड बनाती है, ब्रेड बनाने वाली मशीन, तो वो पूंजीगत वस्तु है, वो उत्पादन में सहायक होती है। लेकिन जब पूंजी स्टॉक की बात की जाती है तो वो उपभोग वस्तुएं होती हैं, यानी कि वो स्टॉक में स्थिर रहती हैं लेकिन उनसे कोई उत्पादन नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब 30 क्वेश्चन देखिए, ऐसे ऐसे मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इनमें से उनको आप अलग लिख लीजिए पेज पर। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारे ही आने चाहिए। अब 30 क्वेश्चन देखिए, मौद्रिक जीडीपी तथा वास्तविक जीडीपी की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। देखिए मौद्रिक जीडीपी क्या होती है, वो ये चालू वर्ष में चलती रहती है, मतलब ये स्थिर नहीं होती। लेकिन वास्तविक जीडीपी जो होती है वो स्थिर कीमतों पर नापी जाती है। लेकिन जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें केवल वास्तविक जीडीपी को ही शामिल किया जाता है, मौद्रिक जीडीपी को शामिल नहीं किया जाता। अब 31 क्वेश्चन देखिए, क्या भारत सरकार की नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन को सुधारने में सहायक है, कैसे तर्क दीजिए। आपको पता है कि जब एलपीजी आया उसके बाद ही सरकार ने उसी टाइम पे नवरत्न की नीति चलाई। ये 9 रत्न थे जिनमें 9 चीज़ें बताई गई हैं। उन चीज़ों को आपको देखना है, विस्तार से आपको पढ़ना है कि इससे ये किया गया। 9 चीज़ों में ये चीज़ें शामिल थी कि जो सार्वजनिक उद्योग है उनको प्राइवेट कर दिया जाए, हमारे व्यापार को दूसरे देशों तक फैलाया जाए, इन फसलों का ज़्यादा उत्पादन किया जाए। और इससे हुआ क्या है कि एक नुकसान भी हुआ हमारा कि कृषि पर जो निर्भरता है वो कम हो गई है। यानी कि पहले जो 75 से 80% लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अब नए नए उद्योग लगा दिए गए हैं जिससे कृषि की गुणवत्ता को फर्क पड़ रहा है। तो आप इस पे अपने विचार लिख सकते हैं। आप देखिए आगे सेक्शन डी, जो फाइनल आपका सेक्शन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 100 से 120 शब्दों में दीजिए। ये इसमें आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है और 20 नंबर का भी क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक आपको न्यूमेरिकल्स भी दे रखा है आगे। भारत में स्थित यूएस दूतावास में एक राजदूत 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अपनी नौकरी में रहता है, उसे भारत का निवासी समझा जाएगा या गैर निवासी, अपने कारण की विवेचना कीजिए। मान लीजिए एक भारत में कोई यूएस का दूतावास है, यानी कि दूतावास का मतलब है एक कंपनी है, कोई कंपनी है, और वहाँ पे एक राजदूत का मतलब है एक कर्मचारी काम कर रहा है, वो काम कर रहा है हमारे भारत में, वो नौकरी पर रहता है। तो इसमें ये बताया गया कि उसे भारत का निवासी समझा जाएगा या गैर निवासी, अपने कारण की विवेचना कीजिए। देखिए आपको बड़ा आंसर लिखना है तो आपको ऐसे नहीं लिखना, तो आपको पॉइंट वाइज चीज़ें लिखनी है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें आंसर क्या होगा इसका। देखिए अगर वो ये माना जाता है कि कोई 1 साल से ज़्यादा तक भारत में रह रहा है तो उसे भारत का निवासी समझा जाएगा, लेकिन उसकी जो आय है वो अगर विदेश में जा रही है तो उसे भारत में शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब माइनस किया जाएगा उसे, जो क्योंकि वो बाहर जा रही है, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, इसलिए उसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन वो भारत का निवासी तो है, क्योंकि 1 वर्ष हो गए उसे रहते हुए, वो भारत का निवासी माना जाएगा अगर उसने नागरिकता नहीं ली है तभी भी, लेकिन उसमें उसकी राष्ट्रीय आय को शामिल नहीं किया जाएगा, उसकी मतलब आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें आपको लिखनी है इसमें। अब देखिए 33 क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की क्या क्या कार्यप्रणाली है, तो आपको कुछ तो पॉइंट्स लिखाने हैं, मतलब आपको ऐसे गोला बना के आरबीआई लिख देना है और फिर आपको पॉइंट्स लिखना है, जैसे नोट छापना, नोटों का सर्जन करना, साख पर नियंत्रण करना, विदेशों से विनिमय करना, मतलब लेन देन करना, और
बैंकों पर अपने मतलब रेपो रेट मतलब अपने बैंकों पर अपना नियंत्रण रखना, और भी कोई जो काम है वो आप लिख सकते हैं आरबीआई के जो कार्य, फिर उनको एक्सप्लेन करना है कैसे कैसे, आपको सिर्फ लिखना ही नहीं है, एक्सप्लेन भी करना है। अब 34 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय का राष्ट्रीय आय का परिकलन कीजिए, एनएनपी आपको निकालनी है। तो देखिए ये सिंबल आया तो आपको राष्ट्रीय आय समझ लेना है, और आपको क्वेश्चन पढ़कर पता लगाना है कि कौन सा मेथड लगेगा। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है इसमें तीनों मेथड आपके काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सरकारी अंतम उपभोग व्यवधि दर का निजी, ये दोनों को एक्सपेंडिचर मेथड किए हैं, तो ये आपको वहाँ से काम आ जाएंगे। इसमें स्टॉक में परिवर्तन और मिश्रित आय दे रखा है, तो ये आपको वैल्यू एडेड मेथड हो गया। और यहाँ पे स्टॉक परिवर्तन दे रखा है, ये वैल्यू एडेड, लेकिन मिश्रित आय दे रखा है तो ये उसमें मतलब इनकम मेथड में होगा, मतलब लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर मेथड ज़्यादा काम कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर मेथड से आप कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें देखिए कि यहाँ पर विदेशों को निवल कारक आय दे रखी, अचल पूंजी का उपभोग, इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन का ये दूसरा नाम है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये डेप्रिसिएशन का ही नाम है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और जो एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा दे दी गई है वो है विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, तो ये गलत है, ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती। ये चीज़ आपको पहले ऐसी चीज़ आपको पहले ही कट कर देनी है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपको सोल्व करना नहीं आता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सपेंडिचर का मेथड का भी वो मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, उसे देखकर आप इसे सोल्व कर सकते हैं। मतलब मैंने ये सोल्व करा सकता है, वीडियो बना रखी है पहले इस पर। अब 35 क्वेश्चन देखिए, क्या भारतीय बफर स्टॉक आपातकाल के दौरान पूर्णतया सहायक है? अपने उत्तर के कारण सहित लिखिए, अपने उत्तर को कारण सहित लिखिए। मतलब जो बफर स्टॉक होता है हमारा, जो बफर स्टॉक होता है वो क्या आपातकाल के दौरान पूर्णतः सहायक है? देखिए भारत सरकार अपने पास एक स्टॉक रखती है, बफर स्टॉक, यानी कि गोदाम, मान लीजिए आप बड़े बड़े गोदाम रखती है, उसमें मतलब अनाज होते हैं और अनाज इकट्ठा करके वो रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि कभी इमरजेंसी आ सकती है भारत में, कभी आपातकाल लग सकता है, क्योंकि कभी खेती ना हो, कभी खेती की फसलें बर्बाद हो जाएं, और भारत ऐसे इतना अनाज रहना चाहिए कि वो भारत को खिला सकें। और अभी भी हमारे स्टॉक में इतना अनाज है कि 2.5 साल तक पूरी मतलब इंडिया को कुछ भी उत्पादन ना हो तो खिला सकते हैं 2.5 साल तक। लेकिन ये पूर्णतः सहायक थोड़ी ना है, क्योंकि आपातकाल का कोई भरोसा नहीं है वो 2.5 साल तक रही है, कितने साल तक रही। तो इसमें आपको तर्क देने हैं अपने कि ये पूर्णतः सहायक है या नहीं। तो ये पेपर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद आपको पेपर का पैटर्न पता लग गया और आपको पता लग गया कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल बेस्ट योर एग्जाम।